हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम आपको क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाएंगे, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। मतलब 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो नए राजनीतिक गठन बने उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 यानी कि आखिरी चैप्टर है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। इस चैप्टर में पहला पॉइंट दिया गया था नए राज्यों का उदय। पहला पॉइंट क्या है? नए राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्परवादी समूहों में हम बांट सकते थे। पहला, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक इतने अति शक्तिशाली हो गए थे कि ये लगभग स्वतंत्र हो गए थे और मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ठीक है। दूसरे कौन से प्रकार हो जाएंगे? ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे और इसमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा तीसरी श्रेणी क्या थे? मराठा, सिखों तथा जाटों के राज में। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संग्राम के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 प्रकार के क्षेत्र बने थे। पहले क्षेत्र कौन से थे? अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे ऐसे क्षेत्र थे जो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि ये मुगलों से संबंध बनाने लायक हो चुके थे। मतलब कि अपना काफ़ी हद तक स्वतंत्र हो गए थे और मुगलों से औपचारिक तौर पर संबंध नहीं तोड़े थे। दूसरे ऐसे राज्य हो जाएंगे जो मुगलों की वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र हो चुके थे। मतलब कि जो वतन जागीर इनको मिली थी, जो क्षेत्र मिला था, उसमें ये काफ़ी स्वतंत्र हो गए थे। और जैसे कि राजपूत क्षेत्र, राजपूत की प्रदेश। तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग थे जो मुगलों से लगातार युद्ध करते रहते थे और उनके कट्टर दुश्मन थे और बहुत लंबे समय से सशस्त्र संग्राम करने के बाद स्वतंत्रता उन्होंने छीन कर ली थी। जैसे कि मराठा हो गए, उसमें सिख हो गए और जाट हो गए। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। पुराने मुगल प्रांत देखते हैं। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। हाँ, ये हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो पुराने मुगल प्रांत थे, जब मुगल कमज़ोर होने लगे तो उसमें से 3 राज्यों का उदय हुआ था जो बहुत फेमस हो जाएंगे। अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद के निज़ाम जो थे इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो ये तीनों ही राज्य किनके द्वारा बनाए गए थे कि जो 5000 की जात पे, जैसे मान ली मनसबदार जो नियुक्त होने वाली सिस्टम था, तो ये तीनों ही मनसबदार थे और बड़ी बड़ी जातों पे ये मुगल काल में पहले सैन्यरत थे। और जैसे ही देखा इन्होंने कि मुगलों की शक्ति क्षीण हो रही है, इन्होंने नए राज्य की स्थापना की थी। स्वतंत्र नए राज्य की तो स्थापना नहीं की थी, बस स्वतंत्र कर लिया था। इन तीनों राज्यों के संस्थापक थे सआदत खां। सआदत खां किसके संस्थापक थे? अवध क्षेत्र के संस्थापक थे। ठीक है। मुर्शीद कुली खां बंगाल के और आसफ जहां हैदराबाद के थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। पहले ही बता दिया कि जब इनकी जात हाई थी, जब ये मनसबदार, ये बड़े पद के थे, तो मतलब कि इनका जो ओहदा भी था वह भी ऊंचा था, इनकी वेतन भी ऊंचा था। मुगल बादशाह को उन पर भरोसा और विश्वास भी था। आसफ जहां जो हैदराबाद के संस्थापक और मुर्शीद कुली खां जो बंगाल के संस्थापक बने, इनका जो जात था वो 7-7 हज़ार का था और सआदत खां का जो जात था वो 6,000 का था। अब सोच लीजिए कि ये ऊंचे पद पे थे ही। ठीक है, क्योंकि 5,000 जात ही बहुत बड़ी उस समय मानी जाती थी, ये तो 7 और 6,000 के थे। तो तीनों के संस्थापक का मिलान करने में बहुत बार पूछता है। सआदत खां अवध, मुर्शीद कुली खां बंगाल और आसफ जाह हैदराबाद हो जाएंगे। और इनकी जात अगर पूछ लिया तो आसफ जाह और मुर्शीद कुली खां 7-7 हज़ार की जात पे और सआदत खां 6,000 जात पे थे। हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम आसफ जाह का क्या था? निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह, और 1724 से 48 तक शासन था, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फ़र्रुख सियार के दरबार का अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। तो फ़र्रुख सियार, जिसे घृणित काया राज भी कह दिया जाता है, इनके दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य ये था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। सर्वप्रथम वो कहाँ का सूबेदार था? अवध का सूबेदार था। बाद में उसे दक्कन का क्षेत्र दे दिया गया था और फिर उसने नए राज्य की स्थापना भी कर दी। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। अब जब सूबेदार था, मतलब एक सूबे का मालिक था, तो 1720 के मध्य से ही चूंकि उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया था,
इसलिए उसके पास पावर पहले से ही थी। राजनीतिक नियंत्रण उसके पास था, वित्तीय नियंत्रण भी उसके पास ही था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर, तो दक्कन में भी उपद्रव होते रहते थे बार बार, और मुगलों में भी प्रतिस्पर्धा चलने लगी थी, और मुगल की जो शक्तियाँ थी क्षीण हो गई थी, और इन सब का फायदा उठाकर उसने एक उस क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक वह खुद ही बन गया। और बंगाल का संस्थापक कौन बन गया, हैदराबाद का संस्थापक कौन बन गया, आसफ जहाँ, जिसका पूरा नाम कौन हो जाएगा, निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ हो जाएगा। बंगाल का तो कौन हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। आगे देखते हैं, अवध के बारे में देख लेते हैं। सआदत खां, जिसका पूरा नाम क्या है, बुरहान अल मुल्क सआदत खां, इसको 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य को विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। तो 3 राज्यों में से ये तो एक होगा ही था। अवध का एक समृद्धशाली प्रदेश, अवध जो था वो समृद्धशाली प्रदेश था क्योंकि गंगा नदी का उपजाऊ मैदान यही था, ठीक है, ये उसी में फैला हुआ था, और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच का व्यापार का मुख्य मार्ग भी था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी था। बंगाल के बारे में देख लेते हैं। इनके संस्थापक मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। बंगाल के संस्थापक मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। तो ये तो बंगाल के सूबेदार भी नहीं थे, ये क्या थे, नायब थे, यानी कि सूबेदार के प्रतिनिधित्व करता थे। सूबेदार से जो नीचे वाला पद था उसके ये प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बन पाना, लेकिन उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो वो सूबेदार तो नहीं बन पाया था, लेकिन सूबेदार से संबंधित जितने भी पावर्स थे उसके पास थे। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता हाथ में ले ली थी। हैदराबाद अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन में अपना नियंत्रण जमा लिया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर से देख लेते हैं कि बंगाल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। अवध के संस्थापक सआदत खां हो जाएंगे। अवध के संस्थापक कौन हो जाएंगे, सआदत खां हो जाएंगे। और हैदराबाद के संस्थापक निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिख अब देखते हैं, ये तीसरी वाली श्रेणी में आएंगे जो लगातार युद्ध करके क्षेत्र को मिला था इन लोगों को। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। तो खालसा की स्थापना किसने की थी, पहली बात तो गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। इसको पढ़ाया गया है आपको कि गुरु गोबिंद सिंह ने ही खालसा की स्थापना कर दी थी, जिससे जो सिख था वो धार्मिक एक ग्रुप ना होकर अब राजनीतिक ग्रुप भी हो चुका था। और इनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नाम के व्यक्ति ने खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर, अब उस समय ये नियम था कि अगर आप सिक्के बना रहे हैं मतलब आपका प्रशासन में पूरे तरीके से अधिकार है और आप स्वतंत्र हो गए हैं, तो सिक्के बनाने का काम सरकार का ही हो सकता है ना। वित्तीय संबंधित जो जितने भी काम होते हैं वो केवल सरकारी व्यक्ति ही कर सकता है। तो उस समय अगर आपको दिखाना होता था कि मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो आप क्या करते थे कि सिक्के डाल देते थे। तो उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद नाम के सिक्के डालकर यह दिखा दिया कि वह स्वतंत्र हो चुके हैं। सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर की बंदी बनाया गया और 1716 में मार दिया गया। आगे देखते हैं इसमें। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने आप को पहले जत्थों में बांटा, फिर मिसलों में संगठित किया। मतलब कि जो सिख थे उनको 2 मेन ग्रुप बन गए, एक जत्था बन गया, एक मिसल बन गया। इनकी एक सामूहिक समिति भी होती थी। इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेना थी उन्हें दल खालसा कहा गया। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, सिख दो बहुत बड़े ग्रुप में बटे, मतलब कि इकट्ठे हुए। बटे क्या, इकट्ठे हुए। पहले जत्था, दूसरा मिसल। ठीक है, इन जत्था और मिसल की जो सामूहिक सेना थी उन्हें दल खालसा कहा गया। दल खालसा उन दिनों बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलते थे। इन बैठक में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। तो सामूहिक निर्णय को क्या कहा जाता था, गुरुमत्ता या गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा इसको। मराठा के बारे में देखते हैं। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवा देते थे। तो शिवाजी ने अष्टप्रधान ग्रुप बनाया था। ठीक है, अष्टप्रधान ग्रुप में शिवाजी ने क्या किया था कि उसमें से एक प्रमुख होता था जिसे पेशवा कहा गया। पेशवा का अर्थ क्या है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री होता है,
तो हमारे देश में तो प्रधानमंत्री लीडर होता है, लेकिन बहुत सारे देशों में क्या है, जैसे कि अमेरिका वाले क्षेत्र में क्या है कि राष्ट्रपति लीडर होता है और प्रधानमंत्री उसका क्या होता है, प्रतिनियुक्त होता है। ठीक उसी प्रकार शिवाजी के समय में, शिवाजी तो शासक थे लेकिन उनका जो प्रतिनियुक्त था वो प्रधानमंत्री या पेशवा था। शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो ये ब्राह्मण परिवार था, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों का जो ब्राह्मण परिवार था, वही इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि वही अपने आप को शासक बना लिया और उसने ही क्या किया था, अपने आप को शासन मानने लगे थे। तो पूरे मराठा राज की राजधानी बन गया। तो पेशवाओं के समय में पूरे जो था वो मराठा राज की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठा ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास किया। जैसे कि बाजीराव पेशवा बहुत ज़्यादा फेमस थे। कहा जाता था कि उन्होंने कभी लड़ाई ही नहीं हारी थी। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वह मुगलों को किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेनाओं से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। मतलब कि एक दिमाग तक लगाकर सही ढंग से ये युद्ध करते थे जो पेशवा थे। 1720 से 61 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। ठीक, उसने सनह और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए थे। तो 1720 से 61 के बीच में मराठा साम्राज्य इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी, इतना ज़्यादा विस्तार इन्होंने कर लिया था कि मुगलों को बार बार ये चोट देते थे। और 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात का जो क्षेत्र था वह मुगलों से छीन लिया गया था। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। तो 1730 के समय तक जो मराठा का राजा था वह पूरे दक्कन क्षेत्र का अधिपति यानी राजा माने जाने लगा था। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी वाले कर भी लगाए जाते थे। चौथ कर क्या होता था? चौथ कर पहली बात पूछा गया है तो नाम से ही पता चल रहा है चौथ मतलब कि चौथ मतलब 1/4। तो इसको हम 1/4 कहते थे या 25% कहते थे। 1/4 या 25% इसको नोट कर लीजिए। मतलब कि आपकी उपज का 25% ये लेते थे या तो आपकी उपज का 1/4 ले लेंगे। दोनों एक ही बात है, अलग अलग चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके 4 क्विंटल गेहूँ हुआ है तो उसका 25% भी 1 क्विंटल होगा और उसका 1/4 भी 1 ही क्विंटल होगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कर कौन से लगाए थे मराठों में से पेशवाओं ने? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ कर 25% होता था। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, दक्कन में वसूला जाता था, मराठा वसूलते थे। द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व का 25% कर था। सरदेशमुखी भी इम्पॉर्टेंट है कि 9 से 10% हिस्सा इसमें वसूला जाता था। दक्कन में मुखर राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% हिस्सा। तो जो राजस्व संग्रह करता था उसका 9-10% हिस्सा सरदेशमुखी कहा जाता था। ठीक है, इसी के साथ आज के चैप्टर को और क्लास 7th की NCERT हिस्ट्री को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास और हमारी ये जो क्लासेस चल रही है SST की वह आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इसी तरह के अन्य क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन सारी क्लासेस की PDF आपको पहले ही दे दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।